क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश को आज़ादी सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह से नहीं मिली थी। इतिहास की किताबों में हमें अक्सर यही पढ़ाया जाता है कि आज़ादी की लड़ाई केवल शांतिपूर्ण आंदोलनों का परिणाम थी, लेकिन आज़ादी की इस तस्वीर का एक ऐसा रहस्यमयी और खौफनाक हिस्सा भी है जिसे दशकों तक हमसे छुपाया गया था। एक ऐसा सच जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला के रख दिया था। वो 5 दिन जब ब्रिटिश एम्पायर की अपनी ही रॉयल इंडियन नेवी ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। 1946 के उन 5 दिनों में 20,000 से ज़्यादा भारतीय नौसैनिकों ने 78 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। ये कोई छोटी मोटी हड़ताल नहीं थी, ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जिसके फटने से खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को ये मानना पड़ा था कि उन्हें भारत जल्द छोड़ना पड़ेगा। आज हम उसी बगावत, उसी गदर की कहानी जानेंगे जिसने अंग्रेज़ों को यह एहसास दिला दिया था कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही मामूली लेकिन चौंकाने वाली घटना से। तारीख थी 18 फरवरी 1946 और जगह थी बॉम्बे, जो कि आज का मुंबई का कैसल बैरक्स, जहां रॉयल इंडियन नेवी का सिग्नल ट्रेनिंग शिप HMIS तलवार खड़ा था। सुबह का वक्त था। भारतीय नौसैनिक, जिन्हें उस समय रेटिंग्स कहा जाता था, मेस यानी भोजनालय में नाश्ता करने पहुंचे। उनके सामने जो खाना परोसा गया वो इंसानों के खाने लायक नहीं था। पानी जैसी पतली दाल जिसमें कंकड़ और पत्थर मिले हुए थे, और रोटियां इतनी सख्त कि उन्हें चबाना नामुमकिन था। ये पहली बार नहीं था जब उन्हें ऐसा खाना दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेज़ों के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा था। गोरे सैनिकों को बेहतरीन खाना और सुख सुविधाएं मिलती थीं, जबकि भारतीय नौसैनिकों को सड़ा हुआ खाना और नस्ल भेदी गालियां। जब इन नौसैनिकों ने खराब खाने की शिकायत अपने ब्रिटिश अधिकारी कमांडर आर्थर फ्रेडरिक किंग से की, तो उस अंग्रेज अफसर ने उनकी समस्या सुलझाने के बजाय उन्हें भद्दी गालियां दी। उसने भारतीय सैनिकों को कुली के बेटे और भिखारी तक कह डाला। कमांडर किंग को लगा कि ये गाली हमेशा की तरह बर्दाश्त कर ली जाएगी। उसे नहीं पता था कि उसने अनजाने में बारूद के उस ढेर में माचिस की तीली फेंक दी है जो पिछले कई महीनों से सुलग रहा था। गुस्से से भरे नौसैनिकों ने खाना छोड़ दिया और मेस से बाहर आ गए। उन्होंने नारा दिया, नो फूड नो वर्क, मतलब खाना नहीं तो काम नहीं। यह सिर्फ एक हड़ताल नहीं थी, ये 200 साल की गुलामी, ज्यादती और अपमान के खिलाफ एक सीधा ऐलान जंग था। इस बगावत को सिर्फ एक दिन के खराब खाने का नतीजा समझना सबसे बड़ी भूल होगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी वजह थी जो पूरे देश की हवा में घुल चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े अधिकारियों जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर अंग्रेज़ों ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। अंग्रेज़ इन पर मुकदमा चलाकर भारतीय सेना में खौफ पैदा करना चाहते थे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। लाल किले के इन मुकदमों ने पूरे देश में आज़ादी की आग लगा दी। रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिक भी रोज अखबारों में आज़ाद हिंद फौज के इन वीरों की कहानियां पढ़ते थे। उनके अंदर ये सवाल उठने लगा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस की सेना देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ सकती है, तो हम अपनी ही मातृभूमि को गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों की वर्दी क्यों पहने। फरवरी की शुरुआत में ही HMIS तलवार पर बगावत के बीज बोए जा चुके थे। एक युवा नौसैनिक BC दत्त ने रात के अंधेरे में जहाज की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और जय हिंद। जब अंग्रेज़ों को इसका पता चला तो उन्होंने BC दत्त को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी से नौसैनिकों में जो आक्रोश पनपा था, 18 फरवरी के खराब खाने ने उसे ज्वालामुखी में बदल दिया। 19 फरवरी की सुबह तक ये हड़ताल बॉम्बे के बंदरगाह पर खड़े अन्य जहाज़ों तक जंगल की आग की तरह फैल गई। नौसैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने जहाज़ों पर से ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक को खींचकर नीचे उतार फेंका और उसकी जगह एक ऐसा नज़ारा पेश किया जिसे देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नौसैनिकों ने जहाज़ों के मस्तूल पर 3 झंडे एक साथ फहराए, कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। ये एक अद्भुत और अभूतपूर्व दृश्य था। ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा झटका था,
क्योंकि उनकी फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। हिंदू, मुसलमान और सिख नौसैनिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उन्होंने खुद को एक संगठित रूप देने के लिए नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष बने MS खान और उपाध्यक्ष बने मदन सिंह। ये इस बात का सबूत था कि बगावत करने वाले नाविकों के दिलों में कोई सांप्रदायिक भेद नहीं था। उनका सिर्फ एक ही दुश्मन था, ब्रिटिश हुकूमत। बॉम्बे से शुरू हुई ये बगावत अब सिर्फ बॉम्बे तक सीमित नहीं रही। वायरल रेडियो संदेशों के जरिए बॉम्बे के नौसैनिकों ने पूरे भारत में तैनात अपने साथियों को संदेश भेजा। कराची से लेकर कोलकाता तक, मद्रास से लेकर कोचीन और विशाखापट्टनम तक, जहां जहां रॉयल इंडियन नेवी के जहाज थे, वहां वहां नौसैनिकों ने जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। महज 48 घंटों के भीतर 78 जहाज़ों, 20 किनारे के ठिकानों और 20,000 से ज़्यादा नौसैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत कर दी थी। रॉयल एयरफोर्स और भारतीय थल सेना के कुछ हिस्सों ने भी इन नौसैनिकों के समर्थन में हड़ताल शुरू कर दी। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के होश उड़ गए। जिस सेना के दम पर वो पूरी दुनिया पर राज करते थे, वो सेना अब उनके ही खिलाफ खड़ी थी। भारत में मौजूद ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल क्लॉड ऑचिनलेक समझ चुके थे कि अगर सेना ने ही आज़ादी की मांग कर दी तो चंद हजार गोरे अफसर करोड़ों हिंदुस्तानियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। 20 और 21 फरवरी का दिन भारतीय इतिहास के सबसे खौफनाक और जज्बाती दिनों में से एक है। नेवल स्ट्राइक कमेटी ने अपनी मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। खराब खाने में सुधार, नस्ल भेदी रवैये का अंत, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई और भारत की आज़ादी। जब अंग्रेजों ने देखा कि नौसैनिक उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, तो रॉयल इंडियन नेवी के प्रमुख एडमिरल JH गॉडफ्रे ने रेडियो पर एक धमकी भरा प्रसारण किया। उसने कहा कि या तो समर्पण करो या फिर नेस्ता नाबूद होने के लिए तैयार रहो। उसने धमकी दी कि वो बगावत करने वाले जहाज़ों को उड़ाने के लिए ब्रिटिश वायुसेना को बुलाएगा। इसके जवाब में भारतीय नौसैनिकों ने भी दिखा दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने जहाज़ों की बड़ी बड़ी तोपों का मुंह बॉम्बे के ताजमहल होटल, गेटवे ऑफ इंडिया और यॉट क्लब की तरफ मोड़ दिया। ये वो जगहें थीं जहां ब्रिटिश अधिकारी और एलीट क्लास के लोग रहते थे। नौसैनिकों ने साफ कह दिया कि अगर हमारे जहाज़ों पर एक भी बम गिरा तो हम बॉम्बे में मौजूद ब्रिटिश ठिकानों को मलबे में बदल देंगे। इस बीच बॉम्बे की आम जनता अपने नौसैनिक भाइयों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। जब अंग्रेज़ों ने जहाज़ों तक राशन और पानी पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए तो बॉम्बे के नागरिक, मजदूर, महिलाएं और छात्र गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंच गए। वो अपने साथ डिब्बों में खाना बनाकर लाए थे और उन्होंने वो खाना छोटी नावों के जरिए बगावती जहाज़ों तक पहुंचाया। बौखलाई हुई ब्रिटिश सरकार ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बॉम्बे की सड़कें खून से लाल हो गईं। ब्रिटिश टैंक्स और मशीन गनों ने आम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 300 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए और 1500 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। ये 1857 के बाद भारत का सबसे बड़ा सैन्य और नागरिक विद्रोह बन चुका था। एक तरफ जहां नौसैनिक और आम जनता अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य और दुखद पहलू है। इस ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ पर भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इन नौसैनिकों का साथ नहीं दिया। महात्मा गांधी ने इस बगावत की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंसा के इस रास्ते से आज़ादी नहीं मिल सकती और नौसैनिकों को अपने अधिकारियों के खिलाफ इस तरह बगावत नहीं करनी चाहिए थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नौसैनिकों को ये सलाह दी कि वे हथियार डाल दें और आज़ादी की लड़ाई राजनीतिज्ञों पर छोड़ दें। इन नेताओं का मानना था कि आज़ादी अब बस मिलने ही वाली है। कैबिनेट मिशन भारत आने वाला था और इस तरह के सैन्य विद्रोह से आज़ादी की प्रक्रिया खटाई में पड़ सकती थी। उन्हें यह भी डर था कि अगर आज़ाद भारत की सेना में बगावत करने की आदत पड़ गई तो कल को वो अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं। राजनीतिक समर्थन न मिलने से नौसैनिक गहरे सदमे में थे। जिस कांग्रेस और लीग के झंडे उन्होंने अपने जहाज़ों पर फहराए थे, उन्हीं पार्टियों के नेताओं ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। सरदार पटेल के बार बार समझाने और ये आश्वासन देने के बाद कि किसी भी नौसैनिक के खिलाफ बदले की भावना से कार्यवाही नहीं की जाएगी, नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी ने एक भारी मन से फैसला लिया। 23 फरवरी 1946 को हड़ताल के 5वें दिन नौसैनिकों ने हथियार डाल दिए।
लेकिन उनका अंतिम संदेश आज भी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। स्ट्राइक कमेटी के अध्यक्ष MS खान ने अपने आखिरी प्रसारण में कहा कि हमारी हड़ताल एक ऐतिहासिक घटना रही है। हमारे देशवासियों का खून हमारे साथ मिला है। हम जो भी कर रहे हैं अपने लोगों की सलाह से कर रहे हैं। हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने। नौसैनिकों ने समर्पण तो कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपना वादा नहीं निभाया। हजारों नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेलों में डाल दिया गया, कोर्ट मार्शल किए गए और कई लोगों को बिना पेंशन की नौकरी से निकाल दिया गया। आज़ादी मिलने के बाद भी भारत या पाकिस्तान की सरकारों ने इन विद्रोही नौसैनिकों को वापस अपनी सेना में शामिल नहीं किया। आज़ादी के इन गुमनाम नायकों को आज़ाद भारत में ही भुला दिया गया। लेकिन इसका असर इतना भयानक था कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। 1/9/1956 की एक घटना इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने लाती है। भारत आज़ाद हो चुका था। कलकत्ता हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस PB चक्रवर्ती राजभवन में ठहरे हुए थे, जहां उनकी मुलाकात उस समय के पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से हुई थी। क्लेमेंट एटली वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। जस्टिस चक्रवर्ती ने एटली से सीधा सवाल पूछा, 1947 में महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन तो काफ़ी शांत हो चुका था, फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि आपको अचानक भारत छोड़कर जाना पड़ा? क्लेमेंट एटली के चेहरे पर एक गंभीर भाव आया और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और रॉयल इंडियन नेवी की बगावत। हमें यह समझ आ गया था कि जिस भारतीय सेना के दम पर हम भारत पर राज कर रहे थे, अब उनकी वफादारी हमारे साथ नहीं बल्कि अपने देश के साथ है। कुछ लेखों और बाद के वर्णनों में ये भी कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी के आंदोलन के प्रभाव के बारे में पूछा गया तो एटली ने उसे कम महत्व का बताया। हालांकि इस दावे पर इतिहासकारों में मतभेद हैं और इसे पूरी तरह सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया है। आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आज़ादी सिर्फ बातचीत या गोलमेज सम्मेलनों से नहीं आई थी। इसके पीछे 18 फरवरी 1946 के उन 20,000 नौसैनिकों की दहाड़ थी, जिन्होंने समुद्र की लहरों से लेकर बॉम्बे की सड़कों तक इनकलाब का ऐसा परचम लहराया जिसे देखकर ब्रिटिश मुकुट थरथरा उठा था। इतिहास अक्सर विजेताओं या ताकतवर राजनेताओं द्वारा लिखा जाता है, इसीलिए शायद नौसैनिक विद्रोह की इस महान गाथा को इतिहास के फुटनोट्स में धकेल दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आज़ाद हिंद फौज के वीर और रॉयल इंडियन नेवी के वो जांबाज नाविक याद किए जाते रहेंगे, तब तक आज़ादी की असली कीमत हमें याद रहेगी। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा से आई थी, तो उन्हें उन 5 दिनों की कहानी ज़रूर सुनाइएगा, जब भारत के नौसैनिकों ने अंग्रेज़ों के जहाज़ों पर खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को उसकी औकात याद दिला दी थी। इतिहास की किताबों ने इन 20,000 जांबाजों का नाम तो मिटा दिया, लेकिन इनका बलिदान आज भी भारत की आज़ादी की नींव में दफन है। क्या आपको भी लगता है कि इन नौसैनिकों के साथ इतिहास ने नाइंसाफ़ी की? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप भी इतिहास के ऐसे ही हिडन यानी छुपे हुए सच और अनसुने अध्यायों को जानने के खोजी है, तो अभी डॉको हिडन को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम उस सच को तलाशते हैं जिसे दुनिया ने भुला दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए डॉको हिडन के साथ। जय हिंद।